सीबीटी 1 में मैथ्स का क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्या सिलेबस है, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और 2024 में कहां से कितने क्वेश्चंस आए, इसकी एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट अलाउड है, मैकेनिकल के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप अलाउड हैं। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक की हुई है और आप रेलवे में अपने आप को जूनियर इंजीनियर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आरआरबी जेई 2025 का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है जिसमें आपकी 2500 से भी ज्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। हो सकता है इन वैकेंसीज को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दी जाएगी तो शायद ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके जरूर काम आएगी, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी जो एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जूनियर इंजीनियर डीएमएस, इसके अलावा सीएमए की जो वैकेंसीज हैं जिसका पे लेवल 6 है, जिसमें इनिशियल पे आपको 35,400 और आपके अकाउंट में लगभग 65 से 70,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आपको एनेक्सर ए के अंदर इसके मेडिकल स्टेटस, जो भी आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से लेकर के 33 साल है। 2019 के बाद में जब 2024 में वैकेंसी आई थी तो यहां पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इसमें साफ तरीके से बताया गया है आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 33 ही मानी जाएगी, कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब से आरआरबी हर साल अपना जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। क्योंकि आपको पता है 2024 में भी हुआ था जिसका पूरा प्रोसेस 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया था। आगे इंफॉर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें 2570 टोटल मिला के वैकेंसी है जो कि सभी रेलवे के जोन्स में, रेलवे के टोटल मिलाकर के 21 जोन है जो कि मैंने आप लोगों के यहाँ पे दिखा रखे हैं और इनका मैं आगे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा दूंगा जैसा यहाँ पे बता रखा है क्लियर तरीके से। सबसे पहली बात, आपके फॉर्म कब से फिल होना शुरू होंगे ये भी आपको ऑफिशियल नोटिस में ही दे दिया गया है कि 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 30 नवंबर तक टोटल 1 महीने आप लोगों को मिलेगा। तो कोई गलती मत करना और ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर है, 31 अक्टूबर से लेकर के और 30 नवंबर 2025 रात को 23:59 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो आरआरबी ने कहा भी था इस बात को कि हम जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर की, डीएमएस की या फिर हम लोग सीएमए की वैकेंसी निकाल देंगे, लेकिन ये लेट होते होते अक्टूबर से भाई आपके फॉर्म भरना अब शुरू हो ही जाएंगे। सबसे पहली बात कर लेता हूं, देखो पिछली साल आरआरबी के अंदर जेई के अंदर 7,951 पोस्ट थी, लेकिन इस बार ये पोस्ट थोड़ी सी घट गई है, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा घटी है 2570, लेकिन हो सकता है कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए सूचना हो जब ऑफिशियल नोटिस आए। बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। देखिए ये एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है और इसमें 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम कराया जाता है। जैसा आपको बताया था लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलता है, बेसिक पे 35,400 है। चलिए इसके टोटल 21 जोन के आप अपने जो जिस भी जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, पहली बात तो आप इंडिया में कहीं से भी हैं, आप किसी भी जोन से फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई गई। टोटल मिलाकर के 21 जोन है, टोटल 21 जोन है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी तक 2019 से लेके अभी तक कभी भी चेंज नहीं हुई वो है इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर। देखते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बाद में काफी सारे कैच हैं, इसलिए इसमें भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की आपको कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा सेकंड नंबर का, सेकंड स्टेज, जिसमें आप जिससे आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा और फाइनली आप लोग रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 1 में सर क्या क्या आता है। देखिए सीबीटी 1 का पूरा का पूरा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जहां पर मैथ्स आपके पास 30 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का। मोड ऑफ एग्जाम की बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो भी आपने चूज करी होगी इसके अंदर आपका एग्जाम कराया जाएगा।
90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बट सबसे बड़ी बात, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा और उसके बाद में CBT 2 एग्जाम होगा। CBT 1 का एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। CBT 1 में मैथ्स का क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है और जनरल साइंस का सिलेबस। ध्यान रखेंगे जनरल साइंस यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड की पूछी जाती है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है, तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, इसी के अंदर रहते रहते आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न ऑफ CBT 2। CBT 2 में आपके पास नॉन टैग भी होगा और टैग भी होगा। यहां पर नॉन टैग आपसे टोटल मिलाकर के 50 नंबर का और टेक्निकल आपसे टोटल मिला के 100 नंबर का, यानी कि पूरा पेपर बनेगा 150 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा, जहां पे आपको 2 घंटे मिलेंगे, जबकि CBT 1 में आपको 90 मिनट मिलते हैं। ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी और CBT 1 में भी ये सेम नेगेटिव मार्किंग है और CBT 2 में भी 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अच्छी बात है कि इस जगह पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, यानी कि स्क्रीन के अंदर ही कैलकुलेटर होगा, उसके आधार पर आप अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स और एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आपके पास 10 मार्क्स का और ऐड हो जाता है, जिसमें नॉन टेक के अंदर है। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 10th लेवल की ही मिलेगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके अलावा टेक्निकल एबिलिटी, मतलब अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के सब्जेक्ट आपको आएंगे, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी एप्लीकेबल होते हैं। आप भी फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि 2024 में क्या इस प्रोसेस को एक साल में कंप्लीट किया गया। तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे, एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुए थे तो आपके 30/7/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट थी 29/8/2024। जैसे इस बार आपको 1 महीना टाइम दिया गया, पहले भी 1 महीना ही टाइम दिया गया था। बात करेंगे करेक्शन की, मॉडिफिकेशन की डेट, तो ये 30 से लेकर के 30/8/2024 से सेम वही 8 और ये थोड़ी 8/9/2024 तक थी इसकी करेक्शन डेट। एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर पा रहे थे 23 अक्टूबर 2024 को। एग्जाम की डेट CBT 1 की थी 16 से 18 दिसंबर। मेन चीजों पे बात करें तो देखो CBT 1 हुआ, CBT 1 होने के बाद CBT 2 हुआ 22/4/2025 को मतलब कि दिसंबर के बाद लगभग 4 महीने के बाद आपका एग्जाम हुआ CBT 2। लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, CBT 2 में थोड़ा एक पेपर वापस से री एग्जाम हुआ। तो ये बता रखा है सेकंड शिफ्ट जो थी आपकी CBT 2 की, इसका री एग्जाम हुआ था 4/6/2025 को, लगभग 2 महीने के या 1.5 से 2 महीने के आसपास बाद में। अब साथ में सबसे लास्ट में आज की आंसर की कब आई, तो 8/6/2025 को इसके आंसर की आ गई और इसका जो रिजल्ट था वो आपको अगले 7वें महीने में और 8वें महीने में कई सारे अलग अलग टुकड़ों में इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। मतलब कि अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने के आसपास पूरे प्रोसेस में टाइम लगा, जो कि एक आइडियल है। बहुत सही बात है कि इस तरीके से अगर एग्जाम लिया जाएगा तो कोई इश्यू नहीं होगा स्टूडेंट को। हाँ, बात जरूरी है कि इस बार जैसे री एग्जाम हुआ, इवन आपको बता देता हूं 2019 में भी एक बार री एग्जाम हुआ था, लेकिन शायद 2024 में इन हालातों को सुधारा जाएगा और बेहतर तरीके से इस बार रिक्रूटमेंट की जाएगी। देखिए टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी थी 2024 में उतनी थी और 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, लेकिन बच्चा कितना अपियर हुआ, ऑलमोस्ट 68% के आसपास बच्चा इसमें अपियर हुआ, या थोड़ा सा 6,82,623 बच्चा अपियर हुआ था। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी टोटल सीट होती हैं उसका 15 गुना स्टूडेंट ही CBT 2 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल, यानी कि वो अलाउ करते हैं, RRB अलाउ करता है और उसमें से फिर फाइनल मेरिट बन के आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और डिस्कशन कर लेते हैं कि सर 2024 में कैसा पेपर रहा, क्योंकि हम 2024 के पैटर्न के आधार पर ही 2025 में तैयारी कर सकते हैं। वही हमारे लिए एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि 2019 की बातें काफी पुरानी हो चुकी हैं। देखिए बेटा 2024 के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का जो आपके पास परसेंटेज था कुछ इस तरीके से था, 85 से 90% आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपका 10 to 15% हो गया, जो कि 2019 के अंदर और भी कम था। न्यूमेरिकल का पोर्शन लगभग 5 से 10% था। हो सकता है इस बार और कंपटीशन बढ़े तो चीजें और अच्छी हो सकती हैं, आपको न्यूमेरिकल जो है 10-15 की जगह 15 से 20 हो जाए, या फिर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है कि यहाँ पे 5% ही न्यूमेरिकल मिले, क्योंकि डिप्लोमा वाला स्टूडेंट भी बैठता है तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछे जाएंगे। ऑलरेडी इसके अंदर नॉन टेक भी है, इसलिए भी इसको उतना ज्यादा टफ नहीं बनाया जाता पेपर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
सर देखिए इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और 2024 में कहां से कितने क्वेश्चंस आए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग का मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे 22 अप्रैल 2025 को आपके पेपर हुए थे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों आप लोगों को दिखाई गई हैं, जिनमें सब्जेक्ट का जो वेटेज है ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा 2019 में हुआ करता था। सारे सब्जेक्ट्स के वेटेज मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली बता रखे हैं और उनका एवरेज भी निकाल रखा है। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, आप रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो वेटेज था आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और एवरेज, ये आप देख सकते हैं। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट में ये मैकेनिकल शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का वेटेज था आउट ऑफ द 100 मार्क्स टेक्निकल का। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल जैसे मैंने बताया कि 50 नंबर का टोटल होता है, जिसमें से एनवायरमेंट और कंप्यूटर 10-10 नंबर के आते हैं और बाकी के 15-15 नंबर के। तो उनका वेटेज भी आप लोग देख सकते हैं। इन वेटेज को आप वीडियो को रोक के देख लेंगे तो आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, डायरेक्ट डेटा बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, असर्शन रीजन और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। हालांकि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस बात को समझाने के लिए मेरे पास में कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। When वर द 13th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड, कहाँ ये पूछ रखा है कब आपका 13th नेशनल गेम्स आपके हेल्ड हुए उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन आया था। ये 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ, 2024 की रिक्रूटमेंट जो एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चन आया था। दूसरा देख लेंगे, टिपिकल रेंज ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का आप लोगों को रेंज पूछी हुई है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर इसके अलावा ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे टिम्बर के अंदर कौन सी टिम्बर का इस्तेमाल स्कैप फोल्डिंग में किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसे ही एक सोम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। इसके अलावा एक और है मैसनरी, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन पूछ रखा है सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये आपके पास सैंपल हैं जो आपको पता होने चाहिए। बात कर लेते हैं सर सैलरी की। देखिए टोटल मिला के जो सैलरी आपको मिलती है, जैसे शुरू में बता दिया गया 35,400 आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग, जैसा आप लोगों को पुराने ऑफिशियल नोटिस के आधार पर मैं बता पा रहा हूं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने एक यहाँ पे सैलरी स्लिप भी लगा रखा है, ये पुराने जो 2019 में सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी भी सैलरी स्लिप है। देखो क्या होता है, आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पर भी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद भी सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग के टाइम पर आप लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सैलरी है भाई। इसमें आपको बेसिक पे मिलता है और डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसमें बेसिक पे, डीए, टीए, एरियर, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मिलती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? देखो 2024 में एज क्राइटेरिया 18 से 36 था, लेकिन अब नहीं होगा। अब 2024 के अंदर 2025 के अंदर जो आपका एज लिमिट क्राइटेरिया है वो 18 से 33 ही रहेगा। पहले आपका 18 से 36 था, लेकिन अब नहीं होगा, 18 से 33 ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, आप इसको रोक के अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वीडियो को रोक के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सर इसमें प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं? देखिए जब आप सबसे पहले इस एग्जाम को देंगे तो आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे, देन इसके बाद आप सीनियर इंजीनियर बन जाते हो, फिर इसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, देन डिविजनल इंजीनियर और फाइनली आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हो। ये इसकी हाईएस्ट प्रमोशनल है, इसमें बहुत अच्छे प्रमोशन के ऑप्शन होते हैं भाई, साथ में आप लोगों को काफी बढ़िया वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या सर इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट अलाउड हैं? यस। क्या इसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अलाउड हैं? यस। क्या इसमें सर अभी ताजा पास आउट स्टूडेंट अलाउड हैं? यस। लेकिन तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कब तक? फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया का सिटीजन होना तो जरूरी है ही। इसके अलावा आपको जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक 3 साल का या 4 साल का बीटेक या 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये आपको बता रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिस पर आप लोगों को मैं पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट, अगर आपने किस किस ब्रांच से या किस किस सेगमेंट से डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो मैं अलाउड हूं या नहीं। तो इसमें पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, जैसे कि मैकेनिकल के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप अलाउड हैं, या इलेक्ट्रिकल के लिए किस किस डिपार्टमेंट से अलाउड हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए किस किस डिपार्टमेंट से अलाउड है। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी। सबसे लास्ट में पॉइंट आता है कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है।
देखो जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, आपको सुपरविजन, अकाउंट्स, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, स्कीम एग्जीक्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ये सारे काम करने होते हैं एज अ जूनियर इंजीनियर इन द रेलवे डिपार्टमेंट। ओके, अब पॉइंट आता है सर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात तो आपके पास आपके डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए। दूसरा, आरआरबी जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, उनका सोल्यूशन होना चाहिए जो आप लोगों को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। स्टेट जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक होनी चाहिए और स्टेट इंजीनियरिंग के एई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए विद सॉल्यूशन, तब आपका काम चलेगा। और लास्ट में मॉक टेस्ट। अगर ये सब कुछ आपके पास में और लगातार एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में क्लियर कर सकते हैं। पुराने सालों का ट्रेंड देख लोगे तो भी आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए कैसे पढ़ें, तो सबसे एक बेस्ट तरीका पढ़ने का यह है कि पहले आप मेजर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बना लो, फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू लगा लो, जिससे कि एग्जाम की डिफिकल्टी का पता चल जाता है कितना डिफिकल्ट है था पेपर पिछली साल का। और साथ के साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि यार कितने रेंज तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तीसरा, आपके पास इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलाज है उनकी लिस्ट बना लो, अगर किसी सब्जेक्ट में फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जो भी आ रखे हैं उसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा चैप्टर वाइज आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जब भी कभी आप एक चैप्टर कंप्लीट किया सब्जेक्ट का उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और एक साथ शॉर्ट नोट बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट ज्यादा बेहतर रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो हमारा ऑफिशियल जो इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल है, इससे आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं वन शॉट के थ्रू। नेक्स्ट इज नॉन टेक और टेक दोनों को सेम टाइम पर आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बर्डन फील होगा। सिलेबस कंप्लीट करो कम से कम 80%, तभी जाकर के आप मॉक दे पाओगे। और फिर बाद में मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने सारी चीजें समझ ली होंगी। आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देवेश सर पीडब्ल्यू, जिसमें आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करता रहूं। बहुत सारी मीटिंग्स भी हम लोग लेते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी जेई। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरआरबी जेई 2025 जरूर लिखिएगा। थैंक यू।